गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूजा मैम आज आप लोगों को कक्षा 12 में ही चैप्टर 2 में अर्थशास्त्र में आगे का पॉइंट पढ़ाऊंगी, विकास के निर्देशक। ठीक है, तो अब विकास के निर्देशक अगर हम पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि निर्देशक को हम इंडिकेटर्स कहते हैं या मापदंड कहते हैं, एक प्रकार का कक्षा कहते हैं या लेबल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी करंट टाइम पे हम देखें कि हमारे देश में जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तो इस महामारी को से निपटने के लिए या इस महामारी को जानने के लिए हमारे पास में क्या एक प्रकार का किट है। ठीक है, क्या है? किट। तो उस किट के थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारे देश में कितने प्रमाण में लोगों को कोरोना हुआ है या कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, किस गति से बीमारी फैल रही है, तेज गति से या निम्न गति से। ठीक है, उसको मापने का क्या हमारे पास में एक मापदंड किट है। उसी तरह से जैसे अगर मान लीजिए हमें फीवर हो जाता है, ठीक है, तो फीवर या शरीर में जो फीवर होता है उसके तापमान को मापने के लिए हमारे पास में क्या होता है? थर्मामीटर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए हमारे पास में 4 मापदंड होते हैं। वो 4 मापदंड राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक, इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर, जिसमें हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अगर अधिक होगा उस देश का आर्थिक विकास कैसा होगा? अधिक होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उस देश का आर्थिक विकास कैसा होगा? कम होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय स्थिर होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, उस देश का आर्थिक विकास भी कैसा होगा? स्थिर होगा। इसे हम एक तालिका के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। देखिए, एक अनुसूची दी गई है, देश दिया गया है नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, एक देश का दूसरे देश के साथ क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद सामने दिया गया है कि राष्ट्रीय आय का वार्षिक वृद्धि दर जो कि प्रतिशत में बताया गया 2014 में। ये तालिका ये जो सर्वे है ये कब किया गया था? सर्वे किया गया 2015-16 में। और कहाँ से? तो वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, तो देखिए इसमें देखने पे दिख रहा है हमें कि नॉर्वे का राष्ट्रीय में वार्षिक वृद्धि दर प्रमाण कितना था? 2.2, अमेरिका का 2.4, श्रीलंका का 4.5, चीन का 7.3, भारत का 7.3 और पाकिस्तान का 4.7। इसको देखने पे हमें क्या दिख रहा है कि जो भारत है वो भारत का आर्थिक वृद्धि दर कैसा है? ये रहा भारत का, और भारत का आर्थिक वृद्धि दर कैसा है? अन्य देशों की तुलना में कैसा है? ऊंचा है। इससे हम कह सकते हैं कि भारत क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, या आर्थिक विकास में भारत की गिनती हो रही है। ठीक है, और ये नॉर्वे और अमेरिका ये ऐसे देश हैं जिनका आर्थिक विकास का दर जो था वो पहले ज्यादा था, लेकिन अभी भारत और चीन के कंपैरिजन में कैसा है? कम है। अब मान लीजिए हमने इसका पॉजिटिव साइड देखा तो अब हमें इसकी कुछ मर्यादाएं भी देखने को मिलेंगी, जिसमें से पहली मर्यादा है कि राष्ट्रीय आय की सही गणना में मुश्किल, कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय आय का सही अंदाजा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें पहला है दोहरी गणना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो कपड़े बेचने वाला होता है, वो कपड़े बेचने वाला क्या कर रहा है व्यक्ति कि कपास का भी भाव वसूल कर रहा है, रुई का भी भाव वसूल कर रहा है, धागे का भी भाव वसूल कर रहा है, प्लस अगर कपड़ा तैयार हो जा रहा है तो उसका भी भाव वसूल कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? दोहरी गणना हो रही है। दोहरी गणना की जो आय होती है उस आय से हमें सही राष्ट्रीय आय प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में स्व उपयोग की वस्तु। ठीक है, मान लीजिए कि जो स्व उपयोग की वस्तु मतलब कि जो किसान होते हैं वो अपने उपयोग के लिए जितना उत्पादन किया हुआ वस्तु होता है, या गेहूं, चावल, दाल जो भी होता है, वो अपने लिए जो वस्तु रख लेते हैं, उस वस्तु से जो आय होती है उस आय की भी काउंटिंग किसमें होती है? राष्ट्रीय आय में। अगर नहीं होती हो या होती हो तो भी क्या होता है? उसी गणना करने में हमें प्रॉब्लम होती है। घिसाई जानने में प्रॉब्लम। तो घिसाई मतलब समझते ही हो कि जो हमारे उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, अगर वो खराब हो जा रहे हैं तो उसको मरम्मत कराने के पीछे जो किया गया खर्च है, मान लीजिए मरम्मत कराने के पीछे किया गया खर्च 10,000 हो। ठीक है, नोट कीजिएगा, जो एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रही हूँ वो एग्जाम्पल आप लोगों की नोट में नोट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए घिसाई यहाँ पे 1,000 रुपए हुआ हो या 10,000, 15,000 जो भी हुआ हो, अगर घिसाई की कीमत डबल बता दी जा रही हो तो भी क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि या कमी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद में गैर कानूनी आय है, जो भ्रष्टाचार के थ्रू जो आय आती है उसकी आय की भी काउंटिंग राष्ट्रीय आय में नहीं हो सकती। तो हो सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में प्रॉब्लम हो। जो लोग टैक्स ना भरते हो, कर चोरी करते हो,
वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु के बदले वस्तु की जो लेन देन की जाती है, हमने पढ़ा था 11th में, तो जिसे हम बार्टर मेथड कहते हैं। तो इस मेथड के थ्रू भी क्या होता है कि अगर हम वस्तु के बदले अगर वस्तु का लेन देन कर ले रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, हमें आय प्राप्त नहीं होती है। तो उस प्राप्त आय, जो आय हमें प्राप्त नहीं होगी, उसकी भी काउंटिंग क्या होगा, राष्ट्रीय आय में नहीं होगा। ठीक है। निरक्षरता, जो लोग निरक्षर हैं उन लोगों को भी आय का अपना जो अंदाजा होगा या जो उनकी जो आय होगी वो आय के बारे में वो लोग क्या करेंगे, सही माहिती बताएंगे नहीं। फिर एक से अधिक व्यवसाय में संलग्न लोग, जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं 2 व्यवसाय करते होते हैं, तो एक व्यवसाय से जुड़ी आय की डिटेल देते हैं और दूसरे व्यवसाय से जुड़ी आय की डिटेल नहीं देते हैं। जैसे कारणों से क्या होता है, देश के राष्ट्रीय आय का सही अंदाजा हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा पॉइंट है जनसंख्या, कि जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है राष्ट्रीय आय के काउंटिंग में। जैसे देखिए, सिर्फ राष्ट्रीय आय जान लेने से विकास का सही ख्याल नहीं मिल सकता, हमें मिल सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि संबंधित देश की जनसंख्या को ध्यान में रखना चाहिए। जिस देश का अगर हम राष्ट्रीय आय के बारे में गणना कर रहे हैं, उस देश की जनसंख्या का भी ख्याल हमें होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अदेश की तुलना में, ठीक है, 2 देश हैं। कितने देश हैं? 2। कौन कौन से? पहला कि अ देश है और दूसरा क्या है, ब देश है। तो अ देश की तुलना में ब देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो तो ब देश का विकास अ देश की तुलना में अधिक है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। समझिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर 2 व्यक्ति है, व्यक्ति 1, व्यक्ति 2। एक व्यक्ति की अगर 2 देश है, चलिए ठीक है। तो मान लीजिए एक देश का राष्ट्रीय आय दूसरे देश के राष्ट्रीय आय से अगर अधिक होगा, या एक देश के राष्ट्रीय आय से दूसरे देश का राष्ट्रीय आय अगर अधिक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दूसरे देश का आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जो उसका जनसंख्या का प्रमाण होता है, वो जनसंख्या का प्रमाण भी हमें देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे अ देश की तुलना में ब देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो तो ब देश का विकास अ देश की तुलना में अधिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यदि ब देश की राष्ट्रीय आय के साथ ही साथ ब देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही हो तो विकास अ देश से अधिक है, बढ़ रही हो तो विकास अ देश से अधिक है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भले आर्थिक विकास हो रहा हो, भले राष्ट्रीय आय अधिक है, लेकिन उसके साथ साथ में जनसंख्या भी कैसी है, तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद में थर्ड है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धति। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धति का विश्व में उपयोग होता है, जिसमें उत्पादन की पद्धति, आय की पद्धति और खर्च की पद्धति। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्य कितनी पद्धतियां हैं और कौन कौन से। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्य 3 पद्धति है, उत्पादन की पद्धति, आय की पद्धति और खर्च की पद्धति। किसी एक पद्धति की तुलना में दूसरी पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में अंतर दिखाई देता है। सभी देश अलग अलग पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय को अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने का कार्य मुश्किल हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।